हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू साइंटिफिक इन्वेस्टिंग। और आज का जो सेशन है उसमें हम लोग एक अलग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग एंड साथ में एक केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। ऑल्सो आई हैव माय कलीग मयंक विथ मी हु हैज हेल्प्ड मी विद दिस स्पेशल सिचुएशन एनालिसिस। सो हम समझेंगे स्पेशल सिचुएशन क्या होता है और एक कंपनी के बारे में जो इस स्पेशल सिचुएशन से डील कर रही है। सो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। वॉट एवर स्टॉक वी आर डिस्कसिंग, नथिंग इज ए रिकमेंडेशन। स्टॉक पे वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता कि वो बाई हो जाता है। इन दिस पर्टिकुलर कंपनी आई डोंट हैव अ ट्रांजैक्शन, सो काइंडली टेक इट फ्रॉम लर्निंग पर्पसेस। सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट कि स्पेशल सिचुएशन होता क्या है। सो स्पेशल वर्ड में ही वो छुपा हुआ है कि जो नॉर्मल ऑपरेशंस हो रहा है उसके अलावा समथिंग स्पेशल इज हैपनिंग। समथिंग स्पेशल क्या हो सकता है? कंपनी डीमर्ज हो रही हो, एक कंपनी दो तीन कंपनी में बट रही हो, या दो तीन कंपनी मिलके एक कंपनी हो रही हो। सो डीमर्जर, मर्जर, if company is restructuring its debt, that's a special situation because वो डेट कैसे रिस्ट्रक्चर होगा, उसके अराउंड फाइनेंशियल्स क्या है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सम स्पेशल इक्विटी एलोकेशन, जैसे प्रेफरेंशियल शेयर्स जो एलोकेट होते हैं तो उससे आपका इक्विटी डाइल्यूशन हो सकता है, बट उस प्रेफरेंशियल शेयर का एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस ड्राइव करने का। सो कोई भी चीज जो which is not a day-to-day running operations of the business, involving the financial structure of the company, which will have a change on the financial structure, जो operations को impact करेगा, जो balance sheet को impact करेगा, जो P&L को impact करेगा, that one time event is called special situation. और हम ये स्पेशल सिचुएशन स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्मली जब हम भी कोई स्टॉक एनालाइज करते हैं तो वी लुक एट द बिजनेस ऑपरेशन, वी डू एवेल्युएशन एंड देन वी डिसाइड। स्पेशल सिचुएशन में क्या होता है कि वो स्टैंडर्ड तरीके से जो हम कंपनी को एनालाइज करते हैं वहां नहीं जाके वी हैव टू ब्रेक दिस स्पेशल सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड कि जब ये स्पेशल सिचुएशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस स्पेशल सिचुएशन ऑन द इन्वेस्टर। और वहां कभी कभी क्या होता है कि बिकॉज नॉट एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस हैपनिंग एंड देयर कुड बी ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्पेशल सिचुएशन इटसेल्फ कभी कभी वैल्यू अनलॉकिंग होता है। जैसे मेरे को एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि लेट्स से एक कंपनी के पास दो बिजनेसेस हैं। एक पार्ट ऑफ बिजनेस में वो बहुत ही हाई ग्रोथ, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल वाला बिजनेस रन कर रहा है, जैसे पेंट का बिजनेस हो गया। और दूसरा बिजनेस जो रन कर रहा है वो बहुत ही कॉमोडिटी नेचर का बिजनेस है, जो मतलब जहां पे ना हाई रोसी है ना कुछ है, कभी प्रॉफिट बनाता है, लॉस बनाता है। इफ यू गाइज रिमेंबर, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कामधेनु वेंट थ्रू सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन, जहां आई थिंक कामधेनु का पेंट का बिजनेस था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप जब किसी एक पेंट के बिजनेस को वैल्यू करोगे तो आप 40 का पी दोगे। आप कॉमोडिटी का बिजनेस, और पी मैं नहीं यूज करना चाहता बिकॉज एक कॉमोडिटी बिजनेस है। सो लेट्स से कि जब आप पेंट का बिजनेस वैल्यू करोगे तो आप 10 टाइम्स प्राइस टू सेल्स दे दोगे। जब आप कॉमोडिटी का बिजनेस वैल्यू करोगे तो 1 टाइम्स दोगे। अब टिल दीज टू बिजनेसेस आर कंबाइंड इन वन कंपनी, मार्केट विल नॉट गिव द पेंट का बिजनेस एज पेंट का वैल्यूएशन, बिकॉज वो ऐसे टुगेदर ऐसे कॉमोडिटी बिजनेस ही हो सकता है देख रहा हो। लेकिन जैसे ही ये दो कंपनी डीमर्ज और या स्पिन ऑफ होके दो अलग अलग कंपनी में लिस्ट होगी, तो फिर मार्केट रियलाइज करेगा कि अरे ये तो पेंट कंपनी है, इसका तो रोसी इतना है, ये तो डेट फ्री है, तो इतनी से ग्रो कर रही है, तो अगर एशियन पेंट्स को इतना मिल रहा है तो इसको उसका 60% मिलना चाहिए, वॉट एवर। और कॉमोडिटी कंपनी को कॉमोडिटी कंपनी का बिजनेस वैल्यूएशन मिल जाएगा। अब ये जो दो कंपनी अलग हो गई तो इसका जो कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो हो सकता है जब ये कंपनी सिंगल थी उससे बहुत ज्यादा हो जाए। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू अनलॉकिंग, एंड दिस इज व्हाई an investor is interested in special situations to understand कि यहाँ कुछ कम अमाउंट ऑफ टाइम में पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। सो आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल ऑफ ए स्पेशल सिचुएशन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पेशल सिचुएशन एंड इन ईच टाइप अलग अलग तरह के कंडीशन होते हैं। तो हम आज क्या करेंगे कि हम एक रियल एग्जांपल लेंगे, एक स्पेशल सिचुएशन मार्केट में अभी ओपन है उसके बारे में। एंड ऑब्जेक्टिव, अगेन आई विल टेल, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि स्टॉक का वीडियो बना तो बाई कर रहे हैं। लोग तो 360 दिन वीडियो बनाते रहते हैं, डजंट मीन कि आप हर चीज बाई करते रहे।
वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये चीज क्या होती है, कैसे इंप्लीमेंट होती है, उसके रिस्क क्या है। और इस पर्टिकुलर केस स्टडी में मैं रिस्क का भी बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ। एंड फिर हम समझेंगे कि आगे कोई कंपनी होगी तो इसको एनालाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट अ स्पेशल सिचुएशन ऑफ ए कंपनी कॉल्ड जुबिलिएंट इंडस्ट्रीज। एंड हम सीखेंगे कि जुबिलिएंट इंडस्ट्रीज का क्या स्पेशल सिचुएशन है। एंड मयंक इज माय कलीग। हाय मयंक। Hi, sir. How are you? All good, Mayank. So Mayank has helped me in doing all this analysis. Jubilant industry का जो भी special situation analysis है Mayank ने किया. So I thought I will take Mayank and I will walk you through the special situation analysis of Jubilant Industries. So Mayank, before we discuss the special situation, आप पहले जुबिलियंट इंडस्ट्री के बारे में एक ब्रीफली बता दीजिए कि क्या कंपनी है, क्या बिजनेस करती है और क्यों ये स्पेशल सिचुएशन करने का उनका इंटेंट हुआ है। So basically, before understanding why the demerger is happening, we should understand what the company is doing right now. So basically, Jubilant industry chemical industry में है, and उसका दो main product है. First one is a performance polymer and the chemical, and the second one is the agri product. So if we see the performance polymer and the chemical business, which constitutes around 76% of the business, and the agri products, which constitutes around 24% of the business. Now, performance polymers is of high ROC business compared to the agri product. Now, if you see the 5-year revenue CAGR of the company, which is 18%, and on the EBITDA basis, which is 24%. So the company has four verticals: the consumer product, food polymer, latex, and the agri product. Now, in the consumer product, the company is one of the leading consumer brand in adhesives market and the reputed player in the food finishes market. Now, coming to the food polymer and the latex, the company is number one in domestically and almost number two player in the globally market. And in the agri product is also a number one player in the SSP in Uttar Pradesh in the agriculture nutrients market. So if I understand, first there are two businesses, एक polymer side का business है, एक agri side का business है. The Yes, good sir. business is the polymer business, the not so good business is the agri business. फिर polymer Right. में भी तीन अलग अलग businesses हैं, एक adhesive का business है, एक latex का business है, एक consumer का business है. And Yes, sir. combinedly these businesses together they are better business, but agri का business बिल्कुल अच्छा नहीं है. Now tell me something, ये जो तीन businesses हैं, do we have a separate revenue EBITDA information available for these four businesses? No, sir. So basically, the company only discloses the EBITDA breakup into the performance polymer and chemical and the agri product. The sub-classification is not available. Okay. And do we have con calls available for this company? No, the con call is also not available for this company. Okay. We are working under a limited information criteria. So हर special situation and कभी कभी ऐसा होता है कि people think every special situation is attractive, but it all depends on how much information we have. And उस information में हम जो decision ले पा रहे हैं, वो decision सही होने की probability कितनी है. So सबसे पहले तो हमने जब ये special situation को देखा, हमारा पहला इंटेंट ये था कि हमारे पास सारे नंबर हों. सो अगर हमारे पास सारे नंबर्स अवेलेबल नहीं है और हम ये बता रहे हैं कि सम बिजनेसेस आर गुड क्वालिटी, सम बिजनेसेस आर नॉट गुड क्वालिटी, सो जब तक वो एक एक लेवल का ब्रेकअप नहीं होता है, हाउ डू वैल्यू इट, दैट रिमेन्स ए चैलेंज. सो यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू के तो नंबर्स अवेलेबल हैं, बट एबिटा मार्जिन, एबिटा के बियॉन्ड अ लेवल ऑफ बिजनेस उसका पूरा ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है. तो ये जो भी हम स्पेशल सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे हैं, दिस एनालिसिस इज लिटिल लिमिटेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. And unfortunately there are no con calls available, so it's very difficult to validate. So Mayank, how have you how have you valued this special situation? और आप ये बताइए कि अगर आप कैसे क्या करने वाली है कंपनी स्पेशल सिचुएशन में, और उस स्पेशल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा, और फ्रॉम ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू हाउ डू यू लुक एट दिस स्पेशल सिचुएशन? So before going into the valuation and everything, first we need to understand what the financials of the company is saying. So if you look at the financial of the company was in loss-making company from 2015 to 2021. It rebounded in 2022 and is in profit-making from the last 3 years. Now, for the main reason for the demerger business is the polymer business, under which it is the adhesive business. Now, if you look at the adhesive business quarterly numbers and on the year-on-year numbers, both the revenue and the EBITDA margin have been improving consistently and stably.
Now, if you look at the agri product on the other hand, which have been underperforming compared to the polymer business and is degrowing quarter by quarter. So if you look at the adhesive, why the company has been focusing on the adhesive business is because of the high ROC business, which is of around 40 to 45% ROC business. Okay. So what I have understood is, first, when we look at the history of company, पहले तो 6 साल तक कंपनी लॉस में थी, एंड Right. पिछले 2-3 साल से कंपनी प्रॉफिट में है. सो इट्स डिफिकल्ट टू से कि दिस वाज अ नॉर्मल बिजनेस कर्व जहां फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट में गए, या फिर इट्स अ वेरी वॉलेटाइल बिजनेस जहां मतलब प्रॉफिट कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है. बिकॉज 9 साल में अगर आप 6 साल लॉस में रहे हैं और 3 साल से प्रॉफिट में है, तो इट इज डिफिकल्ट टू से. एंड गिवन वी डोंट हैव कॉन कॉल्स एंड ऑल, सो देयर इटसेल्फ अगेन एक रिस्क आता है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस का उतना ग्रेट नहीं है. पिछले 3 साल से ही कंपनी प्रॉफिट में है, उससे पहले कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी. और दूसरा पॉइंट जो हमने हाईलाइट किया कि जो ग्रोथ है, जो बेटर ग्रोथ है, जो बेटर क्वालिटी बिजनेस है, वो पॉलीमर साइड में है, एग्रोकेमिकल में नहीं है. और गिवन अभी व्हाट Right. इज द सिचुएशन इन एग्रोकेमिकल, आई थिंक इवन गुड कंपनीज आर सफरिंग. सो आई थिंक उसका भी एक कंट्रीब्यूशन है दैट माइट बी मेकिंग द ओवरऑल बिजनेस लुकिंग मच मोर बैड बिकॉज ऑफ the bad performance of agrochemical. So if you look at the agri product business, so revenue and EBIT margins. So अगर अपने EBIT margins पे देखेंगे तो कंपनी लॉस मेकिंग पे चला गया है एग्री प्रोडक्ट सेगमेंट पे. एंड ऑन द रेवेन्यू मार्जिन द कंपनी इज डी ग्रोइंग ऑन ईयर बेसिस इफ यू लुक एट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एग्री प्रोडक्ट सेगमेंट. सो मैं वन क्वेश्चन, पॉलीमर और एग्री का, पहले पॉलीमर और एग्री लेवल पे आते हैं. कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेवेन्यू ब्रेकअप ऑफ पॉलीमर बिजनेस एंड एग्री बिजनेस, एंड सेकंड व्हाट इज द एबिटा ब्रेकअप ऑफ पॉलीमर बिजनेस एंड एग्री बिजनेस? Now, coming to the breakup of the revenue polymer business is 957 crores, agri product is 295 crore. Now, if you go to the sub-segment in the polymer business, the adhesives constitutes around 350 crores, and the food polymer and the latex cumulative around 600 crores. So coming to the EBITDA breakup of the company, the company only discloses the polymer business and the agri product breakup. The further sub-classification into each sub-segment of the polymer business is not available. As you said, we don't have the EBITDA number available at each of the business unit levels, which means the only way we can value the company is price to sales basis or price to book basis. और book value भी हमें separately available नहीं है. So price to sales looks like the only metric by which we can value each of these business units separately, right? So can you now tell each of the 4 businesses सबका क्या क्या रेवेन्यू है, क्या ग्रोथ रेट है, एंड हाउ आर वी वैल्यूइंग ईच ऑफ दीज बिजनेसेस? So compared to the history performance of the both the segment, we have taken the 15% growth for the adhesive business, and for the food and polymers and latex, we have taken the 10% growth with conservative assumptions. Now, according to the estimates, the FY25 revenues for the adhesives comes around 402 crores, and for the food polymer and latex around 667 crores, with total revenue of 1069 crores. Now, if we look at the PS multiple for both the verticals, in the adhesive business, we have taken a 3x multiple, and for the food polymer and latex business, we have taken a 2.5 multiple. Now, for the projection market cap for FY25 comes around 2,800 crore. And what is the current market cap? Current market cap is around 2,400 crore. So basically, it means combining the whole food polymer business covers the existing market cap, which means the agri business is actually free of cost, right? Right. So it means that we are not even considering the agri business given its commodity nature. And despite of not considering agri business, we are getting almost 2,800 crore ka valuation, and the current market cap is around 2,400, right? Right. और Yes, ये sir. इस तरह के डीमर्जर में कितना टाइम लगता है? हाउ मच गाइडेंस मैनेजमेंट हैज गिवन फॉर डीमर्जर? So the management has not guided anything about कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कॉन कॉल करते नहीं है कंपनी. बट इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द डीमर्जर, इट कैन टेक अराउंड 8 months to 1.5 years. ओके. सो अगर हम 1 साल का मोटा मोटी टाइम ले लें तो मार्केट कैप कैन गो फ्रॉम 24 to 2,800 crore ऑन ए कंजर्वेटिव बेसिस, which is almost 400 crore on 2,400, which is almost 16-17% का return possible on a conservative Yeah. basis, right? Yes, sir. Yeah. Oh, ठीक है. So this is how typically we do a demerger analysis.
अब इसमें अगर आपको एग्रेसिव नंबर लेना है, आप एग्रेसिव नंबर्स ले सकते हो, आपको एग्रो को वैल्यू करना है, आप एग्रो को वैल्यू कर सकते हो, बट दिस इज द फ्रेमवर्क, दिस इज हाउ वी डू थिंग्स। अब इसमें रिस्क पार्ट आता है। रिस्क पार्ट क्या है? रिस्क पहला ये है कि अगर ये डीमर्जर ही कॉल ऑफ हो जाए तो बिकॉज ऑफ सम रीजन। दूसरा पार्ट क्या है कि अगर ये डीमर्जर 8 महीने की जगह 1.5 साल 2 साल लग जाए, सो यू आर एक्सपेक्टिंग कि 20% रिटर्न आएगा इससे, बट वो जब लिस्ट होगा तब आएगा। अगर वो लिस्ट होने में ही 2 साल लग जाए तो आपका जो 20% है वो 10% बन जाएगा, उससे थोड़ा और कम बन जाएगा। तो दीज आर द रिस्क वी हैव। द थर्ड एंड बिगर रिस्क इज, इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द डीमर्जर्स ऑफ द जुबिलेंट ग्रुप, आई थिंक पहले भी यहाँ पे डीमर्जर्स हुए थे, और डीमर्जर के बाद जो वैल्यू क्रिएशन हुआ कुछ खास हो नहीं पाया। सो मयंक, डू यू वांट टू अपडेट ऑन पहले वो कौन से कंपनीज थी जुबिलेंट ग्रुप की, और फिर क्या हुआ उनका? सो अगर अपने जुबिलेंट ग्रुप में देखेंगे तो हिस्टोरिकली दो कंपनी ऐसी है जो पहले भी डीमर्ज हो चुकी है। द फर्स्ट कंपनी इज जुबिलेंट फार्मा एंड द सेकंड कंपनी इज जुबिलेंट इंग्रेविया. Now, if you look at the performance of both the company after demerger, both the companies have performed poorly. सो अगेन आई थिंक जुबिलेंट इंग्रेविया पे मैंने एसओआईसी के साथ एक वीडियो भी बनाया था, एंड आई विल अगेन रिपीट, वीडियो बनाने का मतलब स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं होता, तो ऐसे भी नहीं होता है। एंड एक्चुअली जुबिलेंट इंग्रेविया में हमने 2-3 बहुत बड़े बड़े रिस्क हाईलाइट किए थे। वहां पे भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड इन क्रैम्स बिजनेस पहले का अच्छा नहीं था। दो ग्रोथ के जो प्रोजेक्शंस थे और हमारा जो एनालिसिस करके आ रहा था वो नंबर्स मैच नहीं हो रहे थे। सो वी हैड हाईलाइटेड दोज रिस्क, एंड अगेन वी आर हाईलाइटिंग दीज रिस्क, कि किसी भी कंपनी का जब आप इस तरह का एनालिसिस करते हो, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी हिस्ट्री, उनका कमिटमेंट, अगर अगेन आप सम ऑफ द कंपनीज के कॉन कॉल पढ़ोगे, वो 5 कॉल में 5 क्वार्टर से हर बार बोल रहे हैं कि इस क्वार्टर में ये हो जाएगा, इस क्वार्टर में बॉटम बन जाएगा, इस क्वार्टर में बॉटम बन जाएगा। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दो ऑन पेपर कंजर्वेटिवली ये अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ 20% 1 ईयर में बन सकता है, बट द मोमेंट यू लुक एट दीज रिस्क इन टर्म्स ऑफ कि 1 साल में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पुराने डीमर्जर्स की हिस्ट्री क्या है, द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन मार्जिन, द लैक ऑफ कॉन कॉल्स, द क्वेश्चन कम्स कि 20% के लिए इतना रिस्क लेना, इज इट वर्थ, और देयर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट? नाउ वन क्वेश्चन कम्स इज हाउ टू प्ले दीज काइंड ऑफ डीमर्जर स्टोरीज। एंड मैं सिर्फ इस डीमर्जर के बारे में नहीं, बट इन जनरल कोई भी डीमर्जर होता है उसको लोग कैसे प्ले करते हैं, आई जस्ट गिव सम इनपुट्स ऑन दैट। So there are multiple ways people can participate in the demerger. One is you are participating in the demerger before the demerger has happened, like maybe 6 months, 8 months before the demerger. And in another case, one might participate in the demerger once the demerger has happened. And here the intent and rationale differs a little bit. So when you see there is a huge value to be unlocked after this demerger, and there is a strong chance you are going to make a lot of return, because maybe a 2000 market cap company post demerger, उसका जो वैल्यू है वो डीमर्जर के पहले 2000 करोड़ था, डीमर्जर के बाद 4000 करोड़ हो जाएगा, ऐसा अगर एनालिसिस कहता है, it might make sense to take a position pre-demerger. But if you don't see a very strong value unlocking happening, however, demerger के बाद जो multiple companies बन रही हैं, आपको उसमें से एक बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डीमर्जर का वेट करो, और पोस्ट डीमर्जर जो अच्छा वाला बिजनेस है उसको आप अलग से जाके खरीद सकते हो। कभी कभी क्या होता है, when the company is demerging, the market cap of these individual companies reduces, and sometimes the better quality business might be the smaller size business. In that case, what happens many times, the funds and the bigger institutional investors जो उस बड़ी कंपनी को होल्ड कर रहे थे, because of their fund mandate that they cannot hold companies of specific size, उनको कभी कभी मजबूरी में वो छोटी वाली अच्छी कंपनी बेचनी पड़ती है, उसके कारण एक डिमर्जर के बाद टेम्पररी प्राइस फॉल आता है, वो एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो दीज आर डिफरेंट वेज वन नीड्स टू प्ले विद डीमर्जर। सो इसीलिए इस तरह का एनालिसिस करना जरूरी है, करके ये समझना जरूरी है कि यहाँ मेजर प्ले क्या है। Is it a value unlocking play? Is it a play to buy the good quality company? Is it a play to buy the good quality company which is of smaller size, and this company has lot of institutional holding which is going to go through a sell off? जैसे मुझे याद है अरविंद ग्रुप का एक डीमर्जर हुआ था, जिसमें अरविंद ग्रुप की एक रियल स्टेट कंपनी थी, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, आई थिंक पहले उसका नाम कुछ और ही था, बट ये रियल स्टेट की कंपनी है।
ये आई थिंक समवेयर 2016-18 में हुआ था। एंड अरविंद ग्रुप इन टेक्सटाइल इज अ बिग कंपनी। सो जब उसका डीमर्जर हुआ, जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स थे उन्होंने, बहुत लोगों ने रियल एस्टेट के बिजनेस को बेच दिया, बिकॉज इट वॉज वेरी स्मॉल, 300-400 करोड़ कंपनी. But this company was good. They were coming with good projects, and from there the company has done really well. So this is how you have to look at demerger story, analyze when to play, what to play, कब position लेना है, पहले लेना है, बाद में लेना है, and this is how you make best use of these kind of demerger stories. So this is how typically a demerger analysis is done. We thought we will put a framework taking a real example from the market. So that's it. We will make more videos on these kind of similar situations, special situations. Thanks for watching.